हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की कल के एग्ज़ाम की तैयारी हो गई होगी। एक्चुअली मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी खुद की भी जो प्रिपरेशन है वो पूरी नहीं हुई है। काफ़ी सारे चैप्टर्स अभी भी बाकी है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। बट स्टिल मैंने थीम 1 पूरा कंप्लीट अपलोड कर दिया है। और थीम 3 जो है इस पर थोड़ा सा फोकस करना, ब्रॉन्ज एज, इजिप्शियन और सांग सिविलाइजेशन जो है, इन तीनों पर थोड़ा सा फोकस करना। ये तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ब्रॉन्ज एज जो है मैंने पहले ही पूरा फुल चैप्टर का जो आपका लेक्चर है वो डाल दिया है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो आप। इजिप्शियन सिविलाइजेशन का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन मैंने डाल दिया था, उसके बाद मैंने डाला ही नहीं था उसका वीडियो। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने जस्ट यही वाला चैप्टर कंप्लीट किया है रिवाइज करके। चैप्टर बहुत लेंदी है, अगर आप पूरे चैप्टर को फर्स्ट टाइम अभी पढ़ने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैंने क्विक रिविजन किया है तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना देती हूँ, ताकि सुबह सुबह भी एटलीस्ट आप, हमारा एग्ज़ाम 2 बजे से है तो आप एक क्विक रिवीजन कर दो अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो चलो फटाफट से जल्दी से हम इसे पढ़ लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, ठीक है? पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करी हूँ वरना काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा। हमने इस पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था, प्री डायनेस्टिक इजिप्ट तक। अब हमें यहाँ से रूल्स ऑफ द डायनेस्टीज से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो इसमें आपको मेनली याद रखना, मेनेथो एक इजिप्शियन प्रीस्ट है, उनका नेम दिया हुआ है यहाँ पे, जिन्होंने पहली किंग से लेके 30 जो डायनेस्टी हुई है उनके बारे में लिखा है, उनके बारे में बताया है कि पहले किंग कैसे थे और वो अपने आप को क्या नाम देते थे। सेमी डिवाइन स्पिरिट्स थी उनके अंदर। और पहले किंग्स जो थे वो उनको खुद को अपने को शेमसू बोलते थे, जिन्हें हम सर्वेंट्स ऑफ गॉड भी कहते हैं। तो रूल्स ऑफ द डायनेस्टी में याद रखना, मेनेथो के बारे में उन्होंने जो है पूरी डायनेस्टीज़ के बारे में लिखा है, और वही हमारा जो सबसे मेन एविडेंस है इजिप्शियन सिविलाइजेशन को स्टडी करने का। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डायनेस्टीज़ की टाइमलाइन दी हुई होगी। ओके, सबसे पहले मैं टाइमलाइन बता देती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डायनेस्टी आपने देख लिया। फर्स्ट 3 डायनेस्टीज़ में क्या होता था, किंग का नेम जो था वो सेरेख जो है उससे सराउंड करके लिखा हुआ रहता था। यहाँ पे मैं पिक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ अभी, आप गूगल में टाइप करके देख लेना तो याद हो जाएगा। किंग का नेम जो है वो सेरेख से सराउंड किया रहता था, और सेरेख को कहीं ना कहीं बोला जाता था कि वो क्या बोलते हैं, विच वॉज आइडेंटिफाइड एज होरस सन ऑफ गॉडेस ओसिरिस। तो रिलीजियस में इतने सारे टर्म्स वगैरह दिए हुए हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कि उतना याद भी नहीं हो पाएगा। तो बस याद रखना, पहली 3 डायनेस्टीज़ में किंग का नाम जो है वो सेरेख में सराउंड किया रहता था। दूसरी डायनेस्टीज़ के बारे में हमें एविडेंसेस वगैरह मिलती हैं, यहाँ से मस्तबा टॉम से, अबाइडोज में, वहाँ पर से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि कैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हुआ था। और थर्ड डायनेस्टीज़ के आते आते जो है रॉयल टॉम्स बनना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हमने देखा है ओल्ड डायनेस्टी, मिडिल डायनेस्टी, न्यू डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है। ओल्ड डायनेस्टी की टाइमलाइनिंग आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाओ इस वाले इसमें, तो यहाँ से आप देख सकते हो डेट पूरा दिया हुआ है। डेटिंग इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्री डायनेस्टिक पीरियड आप देख लो, अर्ली डायनेस्टी आपका जो था 1 और 2 था, ओल्ड और अर्ली किंगडम 3 to 4, देन 7 to 10। फिर आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट जो है वो आपका ओल्ड डायनेस्टी है, इसे यहाँ पे दिया गया है 9 to अर्ली 13। बट ऊपर आप पैसेज पढ़ोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है 4 to 8। तो जो मैं बता रही हूँ वो वाला याद रखो, इस बॉक्स से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड डायनेस्टी आप लिख लो 4 to 8, फर्स्ट इंटरमीडिएट कहा गया है। मिडिल डायनेस्टी जो है वो 11 से 13 तक गई है। सेकेंड इंटरमीडिएट जो है वो 13 to 17 है, जिसमें आपके कुछ फॉरेन रूलर्स भी आए थे जिन्हें हम हाई कोस्ट डायनेस्टीज़ कहते हैं। और 18 से लेके 20 तक न्यू किंगडम्स आए हैं। 19 to 25 थर्ड इंटरमीडिएट है। 26 जो है यहाँ से डायनेस्टीज ऑफ सेज स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद पर्शियन इन्वेजन हुआ है, देन अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ है। तो इतना आप याद कर लो, ये काफ़ी है, लिख भी लोगे तो चलेगा इस बॉक्स से, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं किनशिप एंड स्टेट पे। तो किनशिप हम मेनली समझ जाते हैं इजिप्शियन को देखने के साथ ही कि वहाँ पे जो है मोनार्ची एग्जिस्ट करती थी, ठीक है? रिपब्लिक वगैरह नहीं था, मोनार्ची थी वहाँ पे। और मोनार्ची का जो कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं डिवाइनिटी से जुड़ा हुआ था। डिवाइनिटी आप क्या समझते हो कि किंग का जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट था भगवान के साथ, ठीक है? कहीं ना कहीं किंग को सर्वेंट ऑफ गॉड बोला जाता है, कि वो भगवान की एक परछाई है जो हमारे लिए, हमें गाइड करने के लिए यहाँ पे आई है और हमारा जो है सुपीरियर बनी हुई है। तो
किंग को गॉड के साथ बहुत ज़्यादा मिलाया जाता था। तो द टर्म सन ऑफ री एन इजिप्शियन गॉड विच इज़ ऑफन यूज टू डेजिग्नेट द फारो वाज मेंट टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड द गॉड। तो याद है सन ऑफ री। तो बस ऐसे ही सब रिलीजियस नेम ये लोग दिया करते थे किंगशिप में। एक चीज़ याद रखना, मोनार्ची है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हेरेडेटरी किंग बना जाए। लाइक फादर है, कोई किंग है, उनका बेटा ही किंग बने। ये एब्सोल्यूट पावर जो है आपके किंग के हाथ में होता था, वो जिसे चाहें उसे किंग, नेक्स्ट किंग बना सकते थे। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आएगा मात। तो मात को आप एक बार याद करना कि मात एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो मात का मतलब होता है कि एंशियंट इजिप्शियन कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ, बैलेंस, ऑर्डर, हार्मनी, लॉ, मोरालिटी एंड जस्टिस। एक ये पॉइंट हो गया। मात को ऑल्सो बोला जाता है ऐसे कि was also personified as a goddess regulating the stars, seasons, and the actions of both mortals and the deities who set the order for the universe from chaos at the moment of creation। तो मात को एक जगह से याद रखना कि लीगल टर्म्स में मात का आप यूज़ कर सकते हो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के, जब हम लाइक सोसाइटी वगैरह पढ़ेंगे। तो मात का मतलब होता था कि बैलेंस ऑफ ट्रूथ एंड ऑर्डर, हार्मनी, लॉ, ये सारी चीज़ें, और दूसरा उसे गॉडेस के जैसा नाम दिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में है जो इजिप्ट को छोटे छोटे विलेजेस, टाउन्स और रॉयल स्टेट्स में बांट दिया गया था और इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुपिंग में डाल दिया गया था, जिसमें अगर हम देखें तो अपर इजिप्ट जो है उसमें 22 नॉर्म्स थे और लोअर इजिप्ट में है जो 19 नॉर्म्स थे। और इनको जो हेड करते थे, मतलब इनकी जो देखभाल करते थे, ये रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते थे, ज़्यादातर रॉयल फैमिली से आते थे। और रॉयल फैमिली इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बहुत सारी थी। लाइक कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो 10,000 20,000 रॉयल टॉम्स मिले हैं। तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा रॉयल फैमिलीज़ हुआ करती थी, कितने बड़े स्केल पे फैमिलीज़ होती थी वहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव कर जाते हैं। ये सब उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। जस्टिस पे मैंने बता दिया पहले ही, लेजिस्लेटिव पावर जो है वो पूरी की पूरी किंग के पास होती थी और किंग मात को ध्यान में रखते हुए जो भी अपना डिसीजन था वो देते थे। मात मैंने बता दिया, बैलेंस बिटवीन ट्रूथ, लॉ, हार्मनी, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें। तो मात बस याद रखना जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। और जस्टिस के केस में इजिप्ट के जो हाईएस्ट जज का जो पोजीशन था वो वज़ीर को दिया जाता था। नेक्स्ट आप इसमें देखोगे मिलिट्री वारफेयर में, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वेपन्स वगैरह होते थे, लीडरशिप होती थी, बैटल एक्सपीरियंस होना चाहिए था किंग को किंग बनने के लिए। तो लाइक मिलिट्री भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे मिलिट्री अरेंज हो जाती थी। लाइक किंग के पास मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए थी। देन यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करें कि ये सारे एक्सरसाइजेज हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या क्या प्री डायनेस्टी है, राइट अ नोट ऑन माथ है। सोसाइटी की बात करें अगर हम, सोसाइटी से पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कुछ कुछ पोजीशंस याद रखना। लाइक वज़ीर का जो है वो हाईएस्ट पोजीशन था किंग के बाद, और वज़ीर को ही हाईएस्ट जज बोला जाता था इजिप्ट का। देन आपके ट्रेजरर्स ऑफ गॉड आ जाते हैं, देन स्टेट ग्रैनरी ऑफिशियल्स आ जाते हैं। इन लोगों के पास कुछ अमाउंट ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत होती थी गवर्नेंस के लिए। देन आपके सुपीरियर, जो सबसे सुपीरियर है वो किंग आ जाते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। देन सोसाइटी के बारे में बात करें तो कॉमन मैन की जो ज़िंदगी थी वो थोड़ी सी हार्ड होती थी, क्योंकि उन्हें जल्दी कोई हायर रैंकिंग नहीं मिलती थी और थोड़ी सी लाइफ में उन्हें मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता था अपने डे टू डे लाइफ एक्सपेंसेस के लिए। और उस वक्त पे वहाँ पे कोई भी लाइक करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी, मोस्टली वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। और जो भी सैलरीज वगैरह वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती थी, लेबर्स वगैरह को, वो मोस्टली आपके फूड आइटम्स होते थे, ड्रिंक्स होती थी, और हाँ बस यही सब चीज़ें उन्हें दी जाती थी, ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। तो इजिप्शियन के बारे में और देखो, इजिप्शियन लव्स पोइट्री, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है इजिप्शियन लव्स पोइट्री इज सच ऑफ द is one such genre, the evidence of stage play also suggests presence of drama। सोसाइटी में याद करो कॉमन मैन की लाइफ हार्ड है, देन बार्टर सिस्टम है, यहाँ पे सैलरी के रूप में आपको ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स और ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाती है। लवर ऑफ पोइट्री है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं यहाँ पे लोग, और ड्रामाज वगैरह किया जाता है और रिलीजियस सेरेमनीज़ की जाती है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन अगर किसी का नेचुरल डेथ होता था इजिप्शियन में, तो उसे कहा जाता था कि वॉज परसीव्ड एज अ मैसेज फ्रॉम गॉड, लाइक भगवान की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट को भी मैजिक और मिथ्स के साथ मिला के किया जाता था, लाइक जादू टोना भी एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे, और मिथोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, और आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पे भी काफ़ी फोकस किया जाता था, लाइक स्टार्स क्या कहते हैं, सन क्या कहता है, मून क्या कहता है, लाइक आपका सोलर जो सिस्टम है उनको भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लाइक डिस्कशन चलता रहता था। मिथोलॉजी काफ़ी थी। नाउ अगर हम यहाँ मूव ऑन करें, इकोनॉमी के ऊपर आए, तो इकोनॉमी जो थी काफ़ी प्रॉस्पेरस थी। आप देख सकते हो इकोनॉमी में आपका ग्रैनरीज हुआ करती थी जहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, और ट्रेजरी में आपका क्या क्या आ सकता है, लाइनन आ गया, वाइन आ गया, ऑयल आ गया। टैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, टैक्सेशन था, एग्जिस्ट करता था इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। देन माइनिंग था, क्वायरिंग प्रोजेक्ट था, लाइक मिनरल वेल्थ वगैरह एक्सट्रैक्ट करना। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि मनी उस वक्त भी एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे मैंने बताया बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन बाद में न्यू किंगडम में जा कर के कुछ कॉपर के देबन कहा गया उसे, 0.91 ग्राम्स का, ये सारे कुछ मोड ऑफ एक्सचेंज वहाँ पे आए। सिल्वर आया फिर रामसेस 3 के रीजन में। देन कॉपर वॉज वेट एज 1 खर 48 kg अप्रॉक्स ऑफ ग्रेन, यानी कि एक खर कॉपर इज इक्वल टू 48 kg ऑफ ग्रेन। तो अब याद रखना मोस्टली यही कि एक देबन करके आया था एक्सचेंज के लिए, और मोस्टली बार्टर सिस्टम चलता था। देन वीट और आपकी जो बार्ली है उसे कमर्शियल क्रॉप कहा जाता है, जो कि मोस्टली उसका ट्रेडिंग होता था। और अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ इरिगेशन डेट्स बैक टू 3100 BCE। देन यहाँ पे एक टर्म है शदूफ। ओके, शदूफ मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि इजिप्शियन लोग पानी जो भरते थे तो वो कैसा रहता था, बांस बैम्बू का बना रहता था, पीछे बैक साइड पे कुछ हैवी लोड रहता था, और आगे के डंडे में जो है वो बकेट लटका रहता था, जिससे वो पानी पुल करते थे। आप एक काम करना, गूगल में इस वर्ड को सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कि ये शदूफ होता कैसा था। प्लांटिंग जो थी, जो भी एग्रीकल्चर होता था, वो अक्टूबर से लेके मार्च तक में होता था, जब फ्लड का पानी कम हो जाता था और फर्टाइल लैंड हो जाता था तब। और वही सब लोकल लेबर्स वगैरह जो थे वो काम में लगे रहते थे, लाइक कैनल्स डग करना, अर्थन डैम बनाना, और फिर वाटर बकेट्स वगैरह फुल करना। तो लेबर्स का भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल रहा है। लाइक यहाँ पे एक शदौफ का देखो, यहाँ पे एक शदौफ का आपका इमेज दिया हुआ है, पीछे साइड पे इसके वेट है, और यहाँ से ये जो लेबर है ये पानी भर रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आता है रिलीजन एंड टेम्पल। मिथोलॉजी बहुत हाई लेवल पे एग्जिस्ट करती थी इजिप्शियन में, तो रिलीजन को लेके आप आराम से बना करके लिख सकते हो कि गॉड्स बिलीव टू हैव बीन क्रिएटेड बाय अ प्री मॉडल गॉड, मतलब गॉड को भी किसी और हायर गॉड ने बनाया है। देन मून गॉड thought calculated lifetime of gods as well as humankind. Then रे, रा, ता, ओसिरिस, ये सारे कुछ नेम है गॉड के जो इजिप्शियंस जिन पे बिलीव करते थे। तो ये आप देख सकते हो। एक नाम याद रखना, होरस। अगर आप बस इतना भी लिख दोगे गॉड में तो काफ़ी चलेगा वो, क्योंकि नेम इतना अजीबोगरीब है कि हम उतने नेम्स को इतनी जल्दी याद नहीं कर पाएंगे। याद रखना किंग्स को सर्वेंट ऑफ गॉड कहा गया है, कि वो गॉड की परछाई है, गॉड के सर्वेंट है, हमारी गवर्नेंस के लिए वो अर्थ पर आए हैं। टेम्पल्स में जो है ग्रेनरीज होती थी, और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वेल्थ रहता था टेम्पल में, बहुत ज़्यादा उसे लाइक आप क्या कह सकते हो, ऑफरिंग वगैरह जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो सप्लाई काफ़ी था ग्रेन्स का। और ये जो प्रीस्ट हुआ करते थे, प्रीस्ट का भी याद रखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन है इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। तो प्रीस्ट भी बहुत डिफरेंट काइंड की है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो प्रीस्ट ही हैं जो टेम्पल्स वगैरह की देखभाल करते थे। द कॉमन पीपल सर्व गॉड बाय द वे ऑफ ग्लोरिंग एंड ऑनरिंग गॉड्स एंड फेस्टिवल्स वगैरह। फेस्टिवल्स भी काफ़ी ज़्यादा वो लाइक सेलिब्रेट करते थे, लाइक हाँ यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम प्रीस्टहुड पे आते हैं। यस, प्रीस्टहुड में आते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रीस्ट के नाम दिखेंगे। बस मैं आपको 3 या 4 नेम बताती हूँ, उतने ही याद रखना, उसके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीस्ट जो थे वो मोस्टली रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ पे आपके लेक्टर प्रीस्ट आ गए। लेक्टर प्रीस्ट को थोड़ी बहुत एजुकेशन होनी चाहिए थी। लेक्टर प्रीस्ट वेयर डिस्टिंग्विश्ड बाय द एबिलिटी टू रीड एंड द मेन ड्यूटी वॉज टू रिसाइट
स्पेशलाइज रिलीजियस टेक्स्ट इन बोथ टेम्पल एंड मॉर्चुरी रिचुअल। तो वो जो रिलीजियस किताबें पढ़ने का काम होता था वो लेक्टर प्रीस्ट का होता था। देन आते हैं आपके सेम प्रीस्ट जो थे वो आपके जो थे वो लोग टेम्पल्स के लैंड वगैरह थे उनकी देखभाल करते थे, जो भी प्रीस्ट क्राफ्टमैन्स वगैरह हैं उन लोगों की देखभाल करते थे। हेम नेचर के पास इकोनॉमिक पावर बहुत सारी थी, तो जो भी डेली ऑफरिंग वगैरह होती थी वो सब कुछ वो देखभाल करते थे और लोकल गवर्नर के जैसे वो काम करते थे। और इब्न म्यूटिफ जो प्रीस्ट थे वो आपके फ्यूनरी प्रीस्ट हुआ करते थे, लाइक कि किसी की डेथ हो गई है तो उसके जितना भी काम करना है वो इब्न म्यूटिफ जो प्रीस्ट हैं वो लोग करेंगे। तो ये 3-4 याद रखना, लेक्टर, सेम, हेम, इब्न म्यूटिफ, ये काफ़ी हो गया प्रीस्ट में, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेटलमेंट एंड आर्किटेक्चर में बात की जाए तो सेटलमेंट्स जो हैं वो आपके मोस्टली नाइल के आसपास होते थे, नाइल वैली में। और पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी लाइक डेंसिटी थी, हाई डेंसिटी वाली पॉपुलेशन हुआ करती थी। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम अगर आप देखना चाहो तो अबाइडोस, लेफेंटाइन, एडफू, ये सारे साउथ इजिप्ट की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। और स्मॉल प्रोविंशियल टाउन्स में जो सेटलमेंट्स थी वो बटी हुई थी और थिक वॉल से सराउंड किया गया था। अब सारे जो शहर थे वो वॉल्ड नहीं थे, लेकिन जो उनका जो फॉरेंटियर एरिया था वो वॉल्ड था। एंड हाउसेस वगैरह जो थे वो क्लोजली बिल्ट होते थे। देन मैंने बताया पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई थी। कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स आप देखो तो लिबियान डेजर्ट की जो ओएसिस है वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स होती थी, जिनके नेम में आप डाल सकते हो धाकला, खारगा, बहरिया, फराफरा। दीज सेटलमेंट्स वे लिंक टू द नाइल वैली। तो ये सारी कुछ सेटलमेंट थी जो नाइल वैली के पास थी। और बस यहीं से अगर हमने ढाकला के कुछ एक्सकावेशंस हुए हैं तो वहाँ से वॉल का एविडेंस मिला है, पोट्री क्लीन मिली है, मड ब्रिक स्ट्रक्चर, सीमेंट्री साइट्स वगैरह मिली है। तो ये सारी चीज़ें थी सेटलमेंट्स को लेकर के। यहीं पे आपको पिरामिड्स के रिगार्डिंग भी मिल जाएगा कि फर्स्ट पिरामिड जो थे वो स्टेप पिरामिड बना था जोसर ऑफ सक्कारा। ये आपका जो ये वाला जो पिरामिड है ये आपका फर्स्ट पिरामिड है, ये बना था। देन अजीबोगरीब नाम है, नेटजेरिखे दोसर इज़ नोन फॉर सेटिंग सेवरल आर्किटेक्चरल बेंचमार्क ड्यूरिंग हिज रीजन। तो ये शायद ये कोई रूलर होंगे और इन्होंने फिर फर्दर एक्सटेंड किया था जो भी टॉम्स और कंस्ट्रक्शन वर्क्स वगैरह थे वो सारे। देन आपके जो अभी जो मैग्निफिसेंट पिरामिड्स है ये 4th डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं और ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। और फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं पिरामिड्स के नाम, इतने आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखना लाइमस्टोन वाज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट वन, और बाद में जो बने उसमें रेड स्टोन का भी यूज़ किया गया है। ये हो गया। देन आपकी एक चीज़ और है, थेबिस जो है वो एक रिलीजियस कैपिटल था इजिप्ट का, ये भी एक टर्म याद रखना। अब जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है डिक्लाइन ऑफ इजिप्ट। तो डिक्लाइन ऑफ इजिप्ट में आप अपने कॉपी पेन जो है वो निकाल लो, कुछ कुछ पॉइंट्स में बोल रही हूँ, बस इतनी पॉइंट्स को ही लिख लो, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है हार्वेस्ट फेलियर हो गया था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा फ्लड आने लगी थी नाइल रिवर में, और एनिमी अटैक जो था अगल बगल के किंगडम से वो बढ़ गया था। और प्रीस्टली डायनेस्टी जो थी वो होने लगी थी, क्योंकि आपको पता है कि प्रीस्ट का जो पोजीशन है वो बहुत हाई था इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। तो प्रीस्टली डायनेस्टीज़ अपने खुद की डायनेस्टी वो लोग बनाना स्टार्ट कर दिए थे। सेंट्रल अथॉरिटी जो थी, जो मेन सेंट्रल पावर था वो बहुत वीक हो गया था। इनमें से एक किंग है, किंग रामसेस 2, जिन्होंने 67 ईयर्स रूल किया था। उनके रीजन में हमें पीस दिखता है, और दूसरी तरफ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ का ड्रेन दिखता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नए नए कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिए थे, फॉरेन ट्रेड को बहुत बढ़ावा दे दिया था। तो कहीं ना कहीं वो जो वेल्थ का ड्रेन है वो हो रहा था। एक ये रखना। इकोनॉमी जो थी वो बहुत बुरी तरह से हैम्पर्ड हो गई थी आगे जा कर के, रॉबिंग स्कैंडल वगैरह होने लगा था, यानी कि इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी कि लोग जो है वो जो भी टॉम्स वगैरह होते थे, रॉयल टॉम्स जिसमें बहुत सारा ट्रेजर जमा करके उसे दफनाया जाता था, उनको भी कोड करके वो लोग निकालने लगे थे। तो रॉबिंग स्कैंडल होने लगा था। क्राइम जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सोशल अनरेस्ट आ गया था पूरे इजिप्ट में। फॉरेन इन्वेजन भी कहीं ना कहीं हो गया था, लाइक एसेरियन, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग नहीं है तो, उनका अटैक हो गया था इजिप्ट में। और अल्टीमेटली आपके जो अलेक्जेंडर का अटैक था उसके बाद वो पूरी तरह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। तो बस इतना ही है, याद रखना इन पॉइंट्स को। आई होप कि कॉपी में लिख लिया हो। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, हार्वेस्ट फेलियर, फ्लड्स,
enemy attacks, priestly dynasties, weak central authority, hampered economy, robbing scandal, crime at a larger scale, social unrest, foreign invasion, Assyrian, जिसमें foreign invasion में आप एग्जाम्पल में ये डाल सकते हो. सो हमने 19 मिनट्स के अंदर अपना पूरा इजिप्ट का जो इतना बड़ा लेंदी चैप्टर है वो ख़त्म कर लिया. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. बस इतना ही समझ लो, बाकी बना करके लिख देना. आपको हिस्ट्री में याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ कुछ नाम याद रखो. कैसा उसका इकोनॉमी है, कैसे रूल किया जाता था, कैसे लोग रहते थे. मेनली क्वेश्चन आता है डिक्लाइन कैसे किया, तो डिक्लाइन में मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, वो आप याद कर लेना. दैट्स इट. नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज शांग सिविलाइजेशन. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूँगी. रात में वो वीडियो आ जाएगी, एक बार चेक कर लेना. अदरवाइज सुबह में देख लेना, अगर हुआ तो मैं पक्का अपलोड कर दूँगी. और बाकी के जो आपके यूनिट्स है, थीम 4, 5, 6, ये मैंने अभी तक पढ़े नहीं हैं. तो देखते हैं आज रात में क्या किया जाएगा. अगर आपने पढ़ लिया है तो ऑल द बेस्ट. कल के एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.